everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के बारे में एंड यहाँ पर हम पूरा देखने वाले हैं कि CFSL क्या होता है, क्या इसका रोल होता है, कौन कौन से वो बेसिकली इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं, साथ में इसका क्या ज्यूरिसडिक्शन होता है, किसके अंडर ये गवर्न की जाती हैं, ऑल ओवर इंडिया कितनी CFSL हैं, तो इसके बारे में पूरा आज हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम ओवरऑल सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब को पूरी तरह से डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगी कि हमारा 2000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट था, तो उसको कंप्लीट ज़रूर से करवाने में सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्या होती है। अगर हम बात करें CFSL के बारे में, तो ये एक विंग है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जो फुलफिल करता है फोरेंसिक रिक्वायरमेंट्स को हमारी कंट्री में। जो आपका सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वो एक तरह की विंग है जो आपकी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसका एक विंग है, उसका एक कह सकते हैं पार्ट है, जो जितना भी आपके क्राइम होते हैं, केसेस होते हैं अलग अलग तरह के, वो सिविल भी हो सकते हैं, वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो फोरेंसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे इंडिया की, हमारे कंट्री की, उसको गवर्न करने के लिए, उसको पूरा प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए जो आपका एक पार्ट बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो हमारा है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका बेसिक सा कि जो आपका CFSL है वो क्या है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑल ओवर इंडिया टोटल कितने CFSL हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, सो यहाँ पर टोटल आपके सामने 7 सेंट्रल FSLs हैं, टोटल 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं, जिसमें जो आपका फर्स्ट CFSL था वो आपका कैलकाटा में था एंड इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1957 में हुआ था, ठीक है। तो ये जितने भी आपके सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब हैं, इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा आपका जो CFSL है वो किस ईयर में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कैलकाटा की आपका जो फर्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। तो जो आपकी पहली सेंट्रल फोरेंसिक लैब थी वो आपकी कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में, ठीक है। देन आपकी हैदराबाद में हुई थी 1967 में, उसके बाद में न्यू दिल्ली 1968 में एंड चंडीगढ़ वाली 1961 में। अगर चंडीगढ़ वाली लैब की हम रियल जो उसका ओरिजिनल इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसकी बात करें, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1933 में हुआ था, लेकिन ये आपके लाहौर में था, तो इस वजह से ये हमारे एक तरह से इंडिया का पार्ट नहीं था। लाहौर में आपका 1933 में फर्स्टली इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, देन इसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था 1961 में। सो इसी वजह से जो चंडीगढ़ है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1961 माना जाता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंडिया की बात करें। तो अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में चंडीगढ़ का लैब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हो जाएगा आपका 1961 एंड सबसे पहले कहाँ हुआ था तो उसकी बात करें वो हो जाएगा आपका लाहौर में एंड 1933 आपका ईयर था, ठीक है। इसके बाद में बाकी हम बात करें जो पुणे है, भोपाल है, गुवाहाटी है, ये सारी की सारी आपकी 2011 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो आपका गुवाहाटी वाली लैब है, अगर हम वो प्रॉपरली बात करें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपकी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी वजह से आपको कई जगह देखने को मिलेगा CFSL गुवाहाटी एंड कई जगह आपको देखने को मिलेगा CFSL कामरूप, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाते हैं बिकॉज गुवाहाटी जो है आपका मेन सिटी हो जाता है वहाँ का एंड कामरूप जो है वो उसके पास का एरिया है, तो आपका जो प्रॉपरली इस्टेब्लिशमेंट है CFSL का वो आपका कामरूप में है, ठीक है। सो इस वजह से ये दोनों ही नाम आपके सही हैं, दोनों में से कोई भी आपके सामने अगर आएगा तो आप उसको करेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट फोरेंसिक सेंट्रल फोरेंसिक लैब कहाँ थी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। अगर हम बात करें CFSL हैदराबाद का एक्सीलेंस सेंटर कौन सा है, दैट मीन्स जो आपका CFSL हैदराबाद है वहाँ पे किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन है, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन है केमिकल साइंसेज में। हैदराबाद वाली आपकी केमिकल साइंसेज के लिए फेमस है। CFSL कैलकाटा की अगर हम बात करें तो ये आपका बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए फेमस है एंड चंडीगढ़ की बात करें तो ये आपका फिजिकल साइंसेज के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा।
एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें इनिशियली जो आपकी कैलकाटा थी वो फर्स्ट आपकी सेंट्रल फोरेंसिक लैब थी जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में इसमें कौन कौन से डिविजन्स थे, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 4 डिविजन्स थे, जिसमें पहला है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बैलिस्टिक्स। तो ये आपके 4 बेसिक डिवीजन थे जो कि स्टार्टिंग में CFSL कैलकाटा में थे। एंड CFSL हैदराबाद की बात करें तो CFSL हैदराबाद में आपके 3 डिविजन्स थे, वो थे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डिवीजन। तो ये हो गया आपका कुछ स्टार्टिंग में कौन कौन सी आपके डिविजन्स थे। बेसिकली ये आपकी फर्स्ट CFSL है एंड ये आपकी सेकेंड CFSL है इंडिया में, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। देन अगर हम बात करें CFSL दिल्ली की, तो जो आपकी CFSL दिल्ली है ये आपकी CBI के अंदर आती है। बाकी सारी जितनी भी आपकी CFSLs हैं वो आपकी कंट्रोल करी जाती हैं DFSS के अंडर, लेकिन जो आपकी CFSL दिल्ली है इसको गवर्न किया जाता है CBI के थ्रू। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ और बेसिकली यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब है उसका रोल क्या है। एंड रोल करने के बाद में जो इसका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन सी लैब किसके किसके अंडर आती है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के रोल की, सो इसका पहला काम होता है प्रोड्यूसिंग द एविडेंस इन लीगली एडमिसिबल फॉर्म। दैट मीन्स आपने क्राइम सीन पर गए, आपने सारे के सारे जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके आप लैब में लाए, लैब में आपने उसका एग्जामिनेशन किया। तो जब आप क्राइम सीन पर जाते हैं तो जब तक कोई भी एविडेंस वहाँ पर अवेलेबल होता है एज सच उसका कोई भी लीगली एडमिसिबल फॉर्म नहीं होता है, जब तक आप उसका पूरा एग्जामिनेशन करके उसको कन्वर्ट ना करें उसके लीगल एडमिसिबल फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी कोई भी आपका एविडेंस क्राइम सीन पर आपको मिलता है वहाँ से जब आपका लैब में पहुँचता है, देन लैब में आप उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको आप एक रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वो प्रॉपर आपका एविडेंस होता है वो लीगली एडमिसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो ये काम हो गया। इसके अलावा साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्लू मटेरियल, जो भी आपका एविडेंस है उसका प्रॉपर साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस करना, एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग देम। जो आपकी साइंटिफिक एनालिसिस से जो भी रिजल्ट आया है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, उसको वापस से रीचेक करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये आपका एक काम होता है। एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फोरेंसिक फाइंडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन, कोई भी आपका जो केस होता है तो वहाँ पर इफ़ेक्टिवली किसी भी तरह के फोरेंसिक फाइंडिंग्स को, किसी भी तरह की फोरेंसिक यूज़ को वहाँ पर अप्लाई करना, जिससे आप उस प्रॉपर जो भी आपका केस है उसको आप सॉल्व करने में वो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रोल होते हैं CFSL के। एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जो आपके CFSL होती है वो पुलिस को भी अलग अलग मैनर में हेल्प करती है। बेसिकली जो फर्स्ट होता है आपका रिकग्निशन ऑफ एविडेंस मटेरियल एट क्राइम सीन, क्राइम सीन पर जो एविडेंस मटेरियल होता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना जो भी वहाँ पर क्लू मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड उसकी एनालिसिस करना, प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करना, उसको टेस्टिफाई करना, फोरेंसिक फाइंडिंग्स जो भी आपका आप उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो पर्टिकुलर एविडेंस से, वो सारा का सारा आपको करना होता है। एंड लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ फोरेंसिक क्लूज। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट काम होते हैं सेंट्रल फोरेंसिक लैब के। बेसिकली जो आपका स्टेट फोरेंसिक लैब की बात करें तो वो भी आपका सारे के सारे यही काम करता है, बस आपका दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी CFSL होती है वो सेंट्रल लेवल पर होती है और जो स्टेट फोरेंसिक है वो आपकी स्टेट लेवल पर होती है। तो स्टेट में क्या होता है, जो आपके ओवरऑल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो आपके क्राइम हो रहे होते हैं उनको देखा जाता है। एंड सेंट्रल में क्या होता है, अलग अलग स्टेट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनका सबका एग्जामिनेशन जो होता है आपका सेंट्रल वाली लैब में होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका रोल के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है आपका DFS। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज, DFSS जो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एंड ये जो आपका DFSS होता है ये आपकी टोटल 6 फोरेंसिक लैब को, 6 सेंट्रल फोरेंसिक लैब को गवर्न करता है।
एंड जो आपकी 7th वाली है न्यू दिल्ली वाली है उसको गवर्न करने के लिए सीबीआई है, ठीक है। तो जो आपका सीएफएसएल दिल्ली है वो आपका सीबीआई के थ्रू गवर्न किया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू गवर्न किया जाता है। एंड बाकी के जो आपकी 6 सीएफएसएल हैं वो जो है आपकी डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज डीएफएसएस के थ्रू गवर्न की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सीएफएसएल हैदराबाद, सीएफएसएल चंडीगढ़, सीएफएसएल कलकत्ता, सीएफएसएल पुणे, सीएफएसएल कमरूप, सीएफएसएल भोपाल, ये सारी की सारी आपकी डीएफएसएस के थ्रू गवर्न की जाती हैं। एंड जो आपकी सीएफएसएल कमरूप है ये आपकी वही सीएफएसएल गुवाहाटी वाली है। आपका जो प्रॉपर लैब है वो आपकी कमरूप डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कमरूप के पास में जो एक आपकी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी सिटी है, वो है आपकी गुवाहाटी। तो इसी वजह से वो वाला नाम जनरली आपने सुना होगा। बेसिकली अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे इनकी तो वहाँ पर आपको कमरूप ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है हर एक जो भी आपकी सीएफएसएल हर एक सेंट्रल लैब होती है उसका आता है हेड ऑफिस, जहाँ पर होते हैं आपके डायरेक्टर, ठीक है। आपके सीएफएसएल के अंडर में आता है आपका एक हेड ऑफिस होता है, जो आपके वहाँ पर एक डायरेक्टर होते हैं या फिर उनको हम कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं। उनके अंडर में अलग अलग आपके साइंटिफिक डिविजन्स आते हैं एंड अलग अलग आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके कुछ साइंटिफिक डिविजन्स होते हैं, आपका अलग अलग है, बायोलिस्टिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, एक्सप्लोसिव्स, नारकोटिक्स एंड फिजिक्स। तो ये आपके कुछ अलग अलग साइंटिफिक डिविजन्स होते हैं। हर एक लैब में अपने अलग अलग डिविजन्स हैं, बेसिकली कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है, तो वो हर एक अलग अलग लैब का अपना अपना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइंटिफिक डिविजन्स के बारे में। एंड यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट्स वाला होता है, केस रिसेप्शन होता है, इस्टेब्लिशमेंट का होता है एंड परचेज़ का होता है। तो ये सारा का सारा आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है। बेसिकली अकाउंट्स में जो सारे के सारे केसेस होते हैं उनका एक डेटा कलेक्ट करना, केस रिसेप्शन में जहाँ पर आपके कोई भी पुलिस अगर आता है तो वो जो केस लेकर आता है तो उसको रिसीव करना, इस्टेब्लिशमेंट में आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है, परचेज़ में मतलब अगर आपको लैब में किसी भी तरह के कोई भी केमिकल्स या फिर जो भी आपके वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है सामान की, जो परचेजिंग होती है वो आपका परचेज वाला सेक्शन काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पूरा का पूरा आपका सीएफएसएल का ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर अभी हमने बात कर ली डायरेक्टर होते हैं, एंड डायरेक्टर के बाद में कौन कौन होता है उनके लिए हम आगे वाले चार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके डायरेक्टर होते हैं उनके अंडर आते हैं आपके प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर। एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर बेसिकली आपके जो होते हैं डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर के अंडर आते हैं आपके डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं वो आपके हर एक डिवीजन के अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। हर एक डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में जो होते हैं वो आपके, अगर हम साइंटिफिक कैडर की बात करें तो होते हैं आपके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के अंडर होते हैं आपके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2। मतलब जो आपके साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली 2 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। एक होते हैं सीनियर, एक होते हैं नॉर्मल वाले, ठीक है। तो ये हो गए आपके। इनके बाद में आते हैं आपके साइंटिफिक असिस्टेंट। एक होते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, उनके नीचे होते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड उनके नीचे होते हैं आपके लैब असिस्टेंट देन लैब अटेंडेंट, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा का पूरा चार्ट होता है जो आपके डायरेक्टर के बाद का होता है। एंड इधर हम अगर मिनिस्ट्रियल कैडर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं आपकी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, देन क्राइम असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड बाकी आपके और इसके नीचे जो होते हैं वो लोअर लेवल के स्टाफ रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका एक जो बेसिक सा एक ग्राफ रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये आपको एज सच कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज पर्पज से है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो हम डीएफएसएस की बात कर रहे थे, डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो वो क्या है। तो अगर हम बात करें डीएफएसएस की, इसको जो है क्रिएट किया गया है 31 दिसंबर 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर बाइफर्केशन फ्रॉम बीपीआरडी। जो आपका बीपीआरडी है उससे आपका जो बीपीआरडी डिपार्टमेंट है उससे आपका बाइफर्केट हुआ था डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड 31 दिसंबर 2002 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये जो आपका डीएफएसएस होते हैं इसको जो हेड करते हैं वो होते हैं डायरेक्टर कम चीफ फोरेंसिक साइंटिस्ट। जो आपके डायरेक्टर कम चीफ फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो डीएफएसएस को हेड करते हैं। एंड टोटल 6 सीएफएसएल हैं जो कि आपकी जो डीएफएसएस है उसके अंडर गवर्न की जाती हैं। एंड यहाँ पर वो सारी की सारी जो आपकी सीएफएसएल हैं उनके यहाँ पर आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएफएसएस के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है।
सो बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बेसिक पर्पज़ से है, तो आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बट आज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो अगर हम बात करें CFSL चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो होता है आपका, ये कुछ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है। मतलब जैसे कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था वो आपका DFSS को गवर्न कर रहा था। DFSS जो है आपके अलग अलग टोटल 6 CFSL को गवर्न करता है। अभी ये जो आपकी CFSL होती है ये भी तो किसी ना किसी स्टेट लेवल पर जो लैब्स होती हैं उनको गवर्न करेंगी। ठीक है, सो ये जो आपकी अलग अलग आपकी स्टेट्स लेवल पर जो स्टेट होती हैं, जो आपकी स्टेट वाली फोरेंसिक लैब होती है, उनको जो गवर्न करती हैं, तो यहाँ पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर ये आपकी कुछ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो सबसे पहले होता है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली NCR एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये आपका गलत यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपका जो है दिल्ली NCR है। ठीक है, तो दिल्ली NCR एंड हरियाणा। एंड CFSL भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंडर आता है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। CFSL हैदराबाद के अंदर आता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड पौंडीचेरी। सो ये आपके कुछ आपकी जो CFSLs होते हैं वो आपके अलग अलग स्टेट को गवर्न करते हैं। एंड इसमें भी जो आपकी स्टेट लेवल पर होती हैं तो वो स्टेट लेवल वाली अपनी अलग अलग जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको गवर्न करते हैं। एंड स्टेट लेवल के नीचे जो होता है वो आपका आता है रीजनल लेवल पर। ठीक है, तो वो जो रीजनल लेवल पर होते हैं तो वो अलग अलग रीजन को गवर्न करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस रहता है। एंड यहाँ पर बाकी के CFSL के बारे में भी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो आपकी CFSL गुवाहाटी है उसके अंडर आता है आपका असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। एंड CFSL कैलकाटा के अंडर आता है आपका उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड पुणे के अंदर आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, सो ये सारी की सारी आपके सेंट्रल फोरेंसिक लैब के अंडर ये अलग अलग आपकी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज आती हैं। एंड जो आपका दिल्ली वाला है उसके अंडर में कोई भी नहीं आती है, बेसिकली वो जो होता है आपका CBI के थ्रू गवर्न किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सो अगर अभी हम यहाँ पर हम बात करें जो एक पूरा का पूरा चार्ट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है तो उसको भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे ऊपर होता है आपका DFSS जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज होता है, जो आपकी टोटल 6 सेंट्रल फोरेंसिक लैब्स को गवर्न करता है। एंड दूसरा होता है आपका CBI। ठीक है, तो जो आपके दो होते हैं, ये जो CBI होता है ये आपका दिल्ली वाली जो CFSL है उसको गवर्न करता है। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर अगर हम बात करें DFSS की तो इसके अंडर में आपकी CFSLs आती हैं, अलग अलग 6 CFSL आती हैं। इस CFSL के अंडर में आती हैं आपकी अलग अलग स्टेट फोरेंसिक लैब। ये जो आपकी स्टेट फोरेंसिक लैब होती हैं ये आपकी आती है सेंट्रल फोरेंसिक लैब के अंडर। एंड ये जो आपकी सेंट्रल फोरेंसिक लैब होती है इसके अंडर आती हैं आपके रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, तो जिनको हम बोलते हैं RFSL। ठीक है, तो ये जो आपकी रीजनल फोरेंसिक लैब होती हैं ये हर जगह नहीं होती हैं, हर स्टेट में नहीं होती हैं, कहीं कहीं पर होती हैं। जैसे कि जो आपकी रीजनल फोरेंसिक लैब है ये आपकी एक दिल्ली में भी है। एंड इसके अलावा जो आपका राजस्थान है तो वहाँ पर भी आपको रीजनल फोरेंसिक लैब देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो रीजनल फोरेंसिक लैब है अलग अलग रीजन को कवर करती हैं। स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ पर जो अलग अलग रीजन होते हैं उनको ये कवर करती हैं। तो बेसिकली रीजनल फोरेंसिक लैब हर जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं, लेकिन जो आपकी स्टेट फोरेंसिक लैब होती हैं वो हर स्टेट में आपको देखने को मिलती है, हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। ठीक है, एंड जो सेंट्रल फोरेंसिक लैब है वो तो आपकी टोटल 7 ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये सारा का सारा सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स दिखाए थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये कुछ की पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे आपके जितने भी की पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पर जो आपके सामने ये चार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये वाले जो की पॉइंट्स हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड बाकी जो है जो आपका रोल है ये तो आपका बेसिक सा होता है, सभी को लगभग पता ही होता है। एंड यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ये भी सिर्फ आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, आज से उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ फोरेंसिक स्टूडेंट ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड जो आपका DFSS का
जो ईयर ऑफ क्रिएशन है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पर जो 6 CFSL है इनके अंडर कौन कौन सी लैब्स आती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड बाकी का जो है वो सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा CFSL के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। एंड यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। बेसिकली अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।